कहानी की शुरुआत एक आदिमानव के साथ होती है जिसका नाम स्पेर है। वह समुद्र के तट पर खड़ा है और मीरा का नाम लेकर चिल्ला रहा है। वह समुद्र में जाता है और तैरने की कोशिश करता है, लेकिन पानी उसे कई बार इधर से उधर धकेलता है। फेंग नाम का टायरोनोसॉरस खड़ा होता है और देखता है कि पानी स्पेर को वापस किनारे पर धकेल देता है। स्पेर खड़ा हो जाता है और जैसे वे समुद्र की ओर घूरता है, वे पानी पर तैरता हुआ एक पत्ता देखता है। वे पेड़ों पर चढ़ जाता है और कुछ लकड़ियां काटने के लिए अपने मेकशिफ्ट हैमर का यूज करता है। फेंग देखती है कि वे क्या करना चाहता है और कुछ पेड़ों को काटने के लिए अपने दांतों और पूंछ का यूज करती है। स्पेर फेंग पर डांटता है और वे लकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए एक साथ काम करते हैं। उस रात फेंग सो जाती है और स्पेर लकड़ी का यूज करके एक कश्ती बनाता है। अगली सुबह वे फेंग को इसके ऊपर चढ़ने के लिए कहता है, लेकिन वे मना कर देती है। स्पेर जंगल में भाग जाता है और कई कीड़ों का यूज चारे के रूप में करता है ताकि फेंग को कश्ती पर चढ़ाया जा सके। वे कश्ती को किनारे से दूर धकेलता है और वे समुद्र के बीच से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। फेंग बैठकर उसे देखने लगती है जबकि स्पेर कश्ती को आगे बढ़ाता है। वे कश्ती पर लेट जाता है क्योंकि वे थक गया है और फेंग अपनी पूंछ का यूज कश्ती को आगे बढ़ाने के लिए करती है। उस रात चांद के उगने पर और पानी पर उसकी रोशनी से कई समुद्री जीव कश्ती के नीचे तैरते हुए दिखाई देते हैं। स्पेर और फेंग अजीब से शोर को सुनते हैं और जैसे ही वे जागते हैं, वे कई व्हेल मछलियों को अपने बगल में तैरते हुए देखते हैं। वे व्हेल पर चिल्लाते हैं और वे पानी के अंदर चली जाती है। अगली सुबह स्पेर जागता है और महसूस करता है कि फेंग भूखी है। वे पानी में कूद जाता है और खाने की तलाश में इधर उधर तैरता है। वे लगातार तैरता रहता है लेकिन उसे कोई भोजन नहीं मिल पाता। वे सांस लेने के लिए सतह पर आता है। फेंग उस पर डांटती है और वे वापस उस पर चिल्लाता है। वे कश्ती पर लेट जाते हैं जबकि सूरज की रोशनी उनकी स्किन को जलाती है। वे एक अजीब सी आवाज को सुनते हैं। स्पेर ये देखने के लिए पानी में गोता लगाता है कि वास्तव में ये क्या है और वे एक विशाल कछुए को देखता है। स्पेर कछुए का गला घोटने लगता है जबकि ये चारों ओर तैरता है। फेंग उस पर लात टपकाती है। वे सांस लेने के लिए सतह के ऊपर आता है और फिर से गोता लगाता है। कछुआ उस पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन वे उसे चकमा देता है और उसका गला घोटना जारी रखता है। वे कश्ती के नीचे से तैरता है और कछुए को पानी से बाहर निकलने के लिए मजबूर करता है। फेंग इसे देखती है और उसे काटती है और उसे मार डालती है। वे इसे कश्ती पर खींचते हैं और इसका मांस खाते हैं जबकि स्पेर को इसकी खोल को छाया के रूप में यूज करने का आइडिया आता है। वे अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं और कई मछलियों को पानी से बाहर कूदते हुए देखते हैं। उड़ने वाले डायनासोर वहां पर आ जाते हैं और मछलियों को पकड़ते हैं। वे उन पर हमला करते हैं। इसी बीच एक तूफान शुरू हो जाता है और एक मेगालोडन दिखाई देता है। ये कश्ती को डिस्ट्रॉय कर देता है और फेंग और स्पेर पानी में गिर जाते हैं। ये फेंग पर अटैक करता है जबकि स्पेर उनकी ओर तैरता है। वे उसे चकमा देता है और भागने की कोशिश करता है। मेगालोडन चारों ओर घूरता है और स्पेर पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन वे इसके हमले से बच जाता है। ये फाइनली उसे अपने मुंह में पकड़ लेता है और वे उसके मुंह में छुरा घोंपने के लिए लकड़ी के टुकड़े का यूज करता है। वे फेंग के पास जाता है और एक बड़ी सी लहर उनसे टकराती है। मेगालोडन फिर से बाहर निकलता है और स्पेर लकड़ी के टुकड़े को उसकी आंख में घोंप देता है। लहरें बहुत अधिक हिंसक हो जाती है और स्पेर और फेंग को अलग कर देती है। वे समुद्र के तट पर उड़ती है और रियलाइज करती है कि वे स्पेर के साथ नहीं है। वे दौड़ते हुए समुद्र तट के चारों ओर दौड़ती है लेकिन स्पेर उसे नहीं मिल पाता। फेंग समुद्र तट पर बैठती है और स्पेर के आने का इंतजार करती है। वे जंगल से एक अजीब से शोर को सुनती है और ये देखने के लिए जाती है कि वास्तव में ये क्या है। वे एक फिगर को देखती है जो स्पेर की तरह दिख रहा है लेकिन उसे पता चलता है कि ये एक चट्टान और एक छड़ी है। फेंग चलना जारी रखती है और रेड नाम के एक अन्य टायरोनोसॉरस का सामना करती है। रेड भाग जाता है और फेंग स्पेर की तलाश में एक चट्टान के चारों ओर घूमती है। वे उसे चट्टान पर खड़े होकर देखता है और वे वहां से चली जाती है। एक उड़ने वाली गिलहरी एक पेड़ से कूद जाती है और स्पेर के हाथ पर बैठ जाती है। ये मच्छर को पकड़ती है और उसे खा जाती है जबकि वे जमीन पर बेहोश पड़ा रहता है। अजीब से आदमी उसके पास आते हैं और उसे उठाकर ले जाते हैं। फेंग एक जानवर का पीछा करती है। ये उससे दूर भाग जाता है और इसी समय रेड वहां पर आ जाता है। वे जानवर को पकड़ते हैं और एक दूसरे पर घुराते हैं। रेड जानवर को जाने देता है और दूर चला जाता है जबकि फेंग इसे खाती है। वे उसके लिए मांस का एक टुकड़ा फेंकती है। वे मांस खाता है और जानवर को खाने में उसका साथ देता है। इसी बीच मिट्टी से ढका हुआ स्पेर एक अजीब से कमरे में जागता है। वे जमीन पर गिर जाता है और याद करता है कि कैसे उसने समुद्र में अपना हाथ तोड़ दिया था। एक अजीब सी महिला जो कि एक विच डॉक्टर है कमरे के अंदर आती है और स्पेर कमरे से बाहर भाग जाता है। लोग देखते हैं कि वे भाग रहा है और वे उसका पीछा करते हैं जबकि स्पेर भाले से अपना बचाव करता है।
एक ग्रामीण को पता चलता है कि स्पेयर को चोट लगी हुई है और वे डर रहा है। वे दूसरों को हमला करने से रोकता है और स्पेयर को खाना और पानी देता है। फेंग रेड के साथ चलती है और वे एक फलों वाले पेड़ के पास पहुंचते हैं। वे फल खाते हैं और साथ ही में जमीन पर पड़े पके हुए फलों को भी खाते हैं। वे फल खाते ही नशे में आने लगते हैं लेकिन खाना जारी रखते हैं। स्पेयर विच डॉक्टर के घर में एंटर करता है और उसे अपने हाथ पर काम करने की अनुमति देता है। वे उसके हाथ पर कई बार मारती है और उस पर एक पाउडर छिड़कती है जिससे वे सो जाता है। वे उस रात उस आदमी के परिवार के साथ खाना खाता है और उसकी बेटी डर जाती है। रेड और फेंग खेलते हैं और वे कुछ जुगनू को पकड़ने की कोशिश करते हैं। स्पेयर आकाश को घूरता है और चारों ओर टहलता है। वे एक भेड़िए को मांस खाते हुए देखता है और उसके पास जाता है। वे उस पर घुराता है लेकिन वे उसे अपना पालतू बना लेता है और वे उसका मांस आपस में बांट लेते हैं। फेंग और रेड अगले दिन जागते हैं और रेड कोहरे के बीच से चलता है। फेंग उसका पीछा करती है और वे एक बैरियर को क्रॉस करके चुपके से शहर में एंटर करते हैं। रेड इंसानों पर अटैक करता है और उन्हें खाना शुरू कर देता है। फेंग भी उसके साथ जुड़ जाती है। लोग चीखना शुरू कर देते हैं। स्पेयर बाहर निकलता है और उसे देखता है। वे एक भाला उठाता है और रेड से लड़ने की कोशिश करता है लेकिन फेंग उसे रोकती है। वे फेंग की पीठ पर कूदने की कोशिश करता है लेकिन वे उसे नीचे गिरा देती है। वे लड़ना जारी रखते हैं और रेड स्पेयर को खाने की कोशिश करता है। फेंग रेड को रोकती है और उसे चट्टान से नीचे गिरा देती है। वे एक स्पाइक के ऊपर गिर जाता है और फेंग उसके पास जाती है। उसने जो किया उसके लिए उसे बुरा लगता है। वे मर जाता है और फेंग दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। स्पेयर भी उसके साथ चला जाता है। आदमी उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वे आदमी को छोड़कर फेंग के साथ चलना जारी रखता है। जैसे ही बारिश होती है स्पेयर और फेंग जंगल में बैठ जाते हैं। स्पेयर उसे रेड की मौत का दिलासा देता है लेकिन वे उसे अनदेखा कर देती है। वे खड़ा होता है और कहीं और बैठ जाता है। वे फाइनली उसके पास चली जाती है। वे जंगल के बीच से चलते रहते हैं जबकि बारिश होती रहती है और उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। वे सावधानी से गुफा में एंटर करते हैं और स्पेयर आग जलाता है। वे देखता है कि गुफा और भी गहरी है और वे एक छड़ी जलाता है और अंदर चला जाता है। उससे दीवार पर पेंटिंग्स मिलती है। वे एक पेंटेड हाथ को देखता है और उसकी तुलना अपने हाथ से करता है। स्पेयर फेंग के पास चला जाता है और बैठ जाता है। अगले दिन स्पेयर गुफा से बाहर निकलता है और मुस्कुराता है क्योंकि वे देखता है कि जंगल बहुत सुंदर है। वे मनुष्यों को खेतों में जानवरों का शिकार करते हुए देखता है और गुफा वाली पेंटिंग्स को याद करता है। स्पेयर चलना जारी रखता है और एक पुराने गांव को देखता है। वे इसे देखता है और उस टाइम की कल्पना करता है जब इंसानों ने इसे बसाया था। स्पेयर एक भाला उठाता है और एक जानवर को पकड़ता है। वे उससे गुफा में ले जाता है और जमीन पर गिरा देता है। उस रात स्पेयर गुफा से बाहर निकलता है और वही रिचुअल करता है जो उसने मीरा को करते हुए देखा था। वे एक उल्लू को घूरता हुआ देखता है और उसे दूर भगा देता है। बाद में स्पेयर और फेंग जागते हैं क्योंकि उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। एक भालू अपनी पीठ पर एक आदमी के साथ वहाँ पर आ जाता है और वे उन पर घुराता है। फेंग भालू पर दाड़ती है और गुफा उखड़ने लगती है क्योंकि वे एक दूसरे पर लगातार दाड़ते रहते हैं। एक और भालू गुफा के एंट्रेंस के पास छिप जाता है और जब स्पेयर बाहर आता है तो वे उसे खरोंचता है। फेंग भालू पर दाड़ती है जबकि स्पेयर जमीन पर पड़ा हुआ है। वे खड़ा होता है और लड़ने की तैयारी करता है। वे इंसानों और भालू पर अटैक करते हैं और स्पेयर आसानी से आदमी को मार देता है। फेंग भालू को मार देती है और दूसरा आदमी लड़ने के लिए तैयार होता है। स्पेयर आदमी की ढाल पर सिंबल देखता है और महसूस करता है कि मीरा के सिर पर भी यही सिंबल था। आदमी देखता है कि वे लड़ाई नहीं जीत सकता और वहां से भाग जाता है। वे दौड़ते हुए अपना हेलमेट उतार देता है लेकिन लड़खड़ा जाता है और जमीन पर गिर जाता है। वे छिप जाता है और स्पेयर और फेंग को जंगल से निकलते हुए देखता है। वे भागने की कोशिश करता है लेकिन स्पेयर उस पर अपना भाला फेंकता है जो सीधा उसके पैर में जाकर लगता है। वे मीरा का नाम आदमी से कहता है लेकिन वे खड़ा हो जाता है और स्पेयर से लड़ता है। फेंग आदमी को पकड़ लेती है और उसे खा जाती है जबकि स्पेयर उसकी तलवार उठा लेता है। वे इसके साथ प्रैक्टिस करता है और रियलाइज करता है कि ये इसे पसंद करता है। वे एक फुटप्रिंट को देखते हैं और उससे फॉलो करने का फैसला करते हैं। स्पेयर और फेंग जंगल के बीच से भागते हैं और एक कस्बे में पहुंचते हैं। वे उसे जंगल में रहने का निर्देश देता है जबकि वे शहर में एंटर करता है और मीरा को ढूंढता है। स्पेयर शहर के बीच से चलता है और एक बिल्डिंग में कई गुलामों को देखता है। स्लेव घबरा जाते हैं लेकिन मीरा उसे देखती है और गले लगा लेती है। वे उसके साथ जाने की कोशिश करता है लेकिन वे दूसरे गुलाम लोगों को छोड़ने से मना कर देती है। स्पेयर मीरा और अन्य लोगों के साथ इमारत से बाहर चला जाता है। वे कोहरे से आने वाली घुर्राहट की आवाज को सुनता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। कई लोग भालू पर सवार होकर शहर पहुंचते हैं। गुलाम उन्हें देखते ही घुटने टेक देते हैं लेकिन स्पेयर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है।
है। भालू पर बैठा एक आदमी देखता है कि स्पेयर उसकी कोमरेड तलवार पकड़े हुए है और वे चिल्लाता है। आदमी स्पेयर के पास जाते हैं, वे उस पर अटैक करने की तैयारी करते हैं, लेकिन भालू कुछ सूंघते हैं और अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। स्पेयर मुस्कुराता है, जबकि लोग आश्चर्य करते हैं कि क्या हो रहा है। तभी फेंग वहाँ पर आ जाती है। वे घर पर खड़ी होकर दौड़ती है, लेकिन वे इसके अंदर गिर जाती है। एक आदमी स्पेयर पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फेंग उसे खा जाती है। स्पेयर और फेंग आदमियों से लड़ते हैं और उनमें से ज्यादातर को मार देते हैं। एक आदमी अपनी झोंपड़ी से शोर सुनता है और देखता है कि क्या हो रहा है। वे दौड़ता है और लोगों को ये सूचित करने के लिए घंटी बजाता है कि उन पर हमला हो रहा है। लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं और स्पेयर और फेंग को लड़ते हुए और कई लोगों को मारते हुए देखते हैं। सरदार की पत्नी रिका अपने घर से बाहर निकलती है और लड़ने के लिए तैयार होती है। मीरा गुलामों को जंगल में भाग जाने का निर्देश देती है और एक आदमी उसका पीछा करता है। शेरवासी स्पेयर को घेर लेते हैं और रिका का बेटा उसे एक तीर से शूट कर देता है। मीरा उस आदमी के भालू को मार डालती है और उसकी कुल्हाड़ी उठाकर उसका सिर काट डालती है। स्पेयर शेरवासियों की डाल को तोड़ देता है, लेकिन उसे फिर से एक तीर से शूट किया जाता है। वे एक आदमी को घर की ओर फेंकता है और लड़का नीचे गिर जाता है। रिका अपनी कुल्हाड़ी के साथ वहाँ पर आ जाती है और फेंग को घायल कर देती है। वे फेंग के सिर में भाला घुसा देती है, लेकिन फेंग उसे काटती है और उससे कई बार जमीन पर पटक देती है, जिससे वे मर जाती है। वे और स्पेयर लोगों से लड़ना जारी रखते हैं और स्पेयर लड़के को दूर धकेल देता है क्योंकि वे उस पर अटैक करता है। लड़का स्पेयर को पकड़ लेता है और जब वे उसे जमीन पर फेंकता है तो उसका सिर सीधा एक चट्टान से टकरा जाता है और वे वहीं पर मर जाता है। एक लाल धुंध कस्बे को कवर कर लेती है और लोग स्पेयर और फेंग पर अटैक करना जारी रखते हैं। वे धुंध का उपयोग करते हैं और कस्बे में सभी का नरसंहार कर डालते हैं। सरदार और उसका बड़ा बेटा एल्डार कई और गुलामों के साथ शेर लौट आते हैं। एल्डार हॉर्न बजाता है, लेकिन उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता और वे डॉग पर पहुंचते हैं। वे खून के निशान देखते हैं जो शेर की ओर जा रहे हैं और जैसे ही वे शेर में एंटर करते हैं, एल्डार उल्टी कर देता है क्योंकि वे एक शव को देखता है। कोहरा साफ हो जाता है और वे देखते हैं कि शेर में हर कोई मर चुका है। सरदार अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसे जमीन पर मरा हुआ देखता है। वे रोते हुए उसका नाम चिल्लाता है और एल्डार अपने छोटे भाई के साथ वहां आ जाता है। एल्डार और सरदार लोगों को एक गुफा में दफनाते हैं और इसे एक बड़ी सी चट्टान से सील कर देते हैं। वे अपनी नाव पर लौट आते हैं और गुलामों को रिहा कर देते हैं और रिका और लड़के को नाव पर रख देते हैं। वे नाव को पानी में धकेल देते हैं और सरदार इस पर तीर चलाते समय बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। एल्डार अपने पिता को दिलासा देता है और धनुष और तीर लेकर नाव में आग लगा देता है। वे अपना कवच पहन लेते हैं, शेर में आग लगा देते हैं और बदला लेने के लिए निकल पड़ते हैं। 1890 इंग्लैंड में एक आदमी बारिश के बीच से घर में एंटर करता है और सर्वेंट उसे उस बेटे के बारे में सूचित करता है जो स्टडी रूम में हो रही है। द हिस्टोरिकल सोसाइटी नाम के ग्रुप के सदस्य एक अध्ययन में बैठते हैं और चार्ल्स, जो कि एक वैज्ञानिक है, लोगों से बात करता है। वे उन्हें बताता है कि वे आदि पुरुषों से अलग नहीं है और सही परिस्थिति में उस व्यवहार को दोबारा दोहरा सकते हैं। सर्वेंट अध्ययन में एंटर करता है और डार्लिंगटन को सूचित करता है कि कांस्टेबल उनसे बात करना चाहता है और कहता है कि ये अर्जेंट है। कांस्टेबल वहां पर आ जाता है और डार्लिंगटन और अन्य लोगों को सूचित करता है कि असाइलम में से एक कैदी भाग गया है और उसने एक आदमी को भी मार डाला है। वे कहता है कि उन्हें सावधान रहना चाहिए और रूम के अंदर ही रहना चाहिए क्योंकि आदमी खतरनाक है। डार्लिंगटन का कहना है कि उनके पास कैदी है और चार्ल्स की ओर इशारा करता है। वे और दूसरे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। कांस्टेबल निकल जाता है और डार्लिंगटन का कहना है कि चार्ल्स के सिद्धांत का कोई मतलब नहीं है। वे ऊपर से एक अजीब से शोर को सुनते हैं और सर्वेंट ये जांचने के लिए ऊपर जाता है कि ये क्या है। फिर वे एक अजीब सी ध्वनि को सुनते हैं और जैसे ही वे बात करते हैं, एक अजीब सा तरल उनमें से एक गप में गिर जाता है। उन्हें पता चलता है कि ये तो खून है और वे सर्वेंट की जांच करने का फैसला करते हैं। चार्ल्स, डार्लिंगटन और एक फ्रेंच व्यक्ति सर्वेंट को देखने के लिए ऊपर जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि असाइलम का कैदी उसे खा रहा है। जब वे उन पर अटैक करता है तो वे भाग जाते हैं और चार्ल्स उसे कुर्सी से मारता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे स्टडी कमरे की ओर दौड़ते हैं जबकि ये उनका पीछा करता है। वे दूसरे आदमियों को मार डालता है। तीनों भागने की कोशिश करते हैं और वे खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। पागल आदमी खिड़की को तोड़कर अंदर घुस जाता है और वे बैरिकेड को हटाकर आर्मरी की ओर भाग जाते हैं। ये उनका पीछा करता है और चार्ल्स का गला घोंट देता है, लेकिन डार्लिंगटन एक बंदूक को लोड करता है और आदमी पर गोली चला देता है। आदमी कमरे से बाहर भाग जाता है और वे खुद को हथियारों से लैंस करते हैं और कमरे से बाहर निकल जाते हैं। तीनों धीरे धीरे घर के चारों ओर घूमते हैं और पागल आदमी अचानक उनके बगल में दिखाई देता है। डार्लिंगटन उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन वे चकमा देता है और उन पर अटैक करता है। वे आदमी को पकड़ लेता है और उसे ढाल के रूप में इस्तेमाल करता है। पागल आदमी उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन डार्लिंगटन उसे गोली मार देता है और उससे घायल कर देता है। चार्ल्स और डार्लिंगटन उसे खोजने के लिए स्टडी रूम में एंटर करते हैं। पागल आदमी छत से एंटर करता है और उन्हें जमीन पर गिरा देता है। डार्लिंगटन खड़ा हो जाता है। वह अपनी शर्ट उतारता है और पागल आदमी से लड़ता है। चार्ल्स हैरान हो जाता है
और एक पोस्टर देखता है जो कहता है कि डार्लिंगटन एक बॉक्सिंग चैंपियन है। डार्लिंगटन उस आदमी को कई बार गुस्सा मारता है, लेकिन वह आदमी उसका गला घोटने लगता है और चार्ल्स उसकी मदद करता है। डार्लिंगटन आदमी को एक तीर से मारता है और वे एक पॉन्ड में गिर जाता है। वे बगीचे में एंटर करते हैं और आदमी कुछ फूलों के साथ वहां जाता है। वे उन पर फ्लावर पॉट फेंकता है। वे डार्लिंगटन को जमीन पर गिरा देता है और चार्ल्स को पीटता है। वे चार्ल्स को खाने की कोशिश करता है, लेकिन डार्लिंगटन एक बड़ी सी हड्डी उठाता है और उसे मारता है। वे अपनी शर्ट उतार देता है और पागल आदमी से एक जंगली की तरह लड़ता है। वे छड़ी से आदमी पर कई बार वार करता है और अंत में उसके सिर पर वार करता है, जिससे वे मर जाता है। चार्ल्स जो भी हुआ उसे देखता है और जश्न मनाता है। डार्लिंगटन को रियलाइज होता है कि चार्ल्स सही था। स्पेयर एक नाव पर जागता है और उसकी चोटें ठीक हो गई है। वे मीरा को फेंक के गाँव की देखभाल करते हुए देखता है। वे उसके पास आती है और उसे छूती है। वे फेंक के पास जाती है और तीरों को बाहर निकालते हुए उसके गाँव का